नमस्ते। विश्व की प्रयोगशाला में दो तरह के प्रयोग हुए हैं। एक जो जड़ तत्व को आधार बनाकर जड़ तत्व के ऊपर प्रयोग हुआ है और उसमें से नई नई चीज़ें प्रकट हुई हैं। और प्रकट होती होती वो अब जब मनुष्य बनता है विकास के द्वारा, तो मनुष्य भी इस प्रयोग में जुड़ जाता है। ही बिकम्स ए कॉन्शियस टूल। अब वो भी इस प्रयोगशाला का एक प्रकार से एक सहभागीदार है, कुछ हद तक उसकी सहभागीदारिता है। ये आवश्यक है समझना, क्योंकि कई बार हम लोग यह भूल जाते हैं और केवल हर समाज में ये रहा है कि केवल जो राजा है, गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी जिम्मेदारी है। लेकिन राष्ट्रवाद, यदि हम अपना राष्ट्र मानते हैं, यदि हम सच में इसको अपना घर मानते हैं, तो जैसे घर में सबकी सहभागिता होती है, उससे घर बनता है। सबकी जिम्मेदारी होती है, किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है। तो श्री अरविंद बताते हैं कि जैसे हर एक सेल्स, एक शरीर को अगर हम लें और एक राष्ट्र को इस प्रकार से लें और उसमें हर एक व्यक्ति एक सेल को रिप्रेजेंट करता है, तो उस सेल का जो काम है, उस कोशिका का जो काम है, वो वोट दे के समाप्त नहीं हो जाता है। ये हम लोग को बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अब सोचिए, शरीर में अगर शरीर ये बोले कि देखो भाई, हम तो केवल थोड़े बहुत सपोर्ट स्ट्रक्चर हैं, परंतु सब कुछ हार्ट को और ब्रेन को करना है। अब हार्ट और ब्रेन का अपना रोल है और बहुत प्रमुख स्थान है। लेकिन यदि हम ऐसा मान के चलें और लिवर डैमेज हो जाए, लिवर क्या करता है, शरीर में जो गंदगी जमा होती है भोजन के कारण, उसको वो डिटॉक्सिफाई करता है, ओरिजिनल डिटॉक्स। तो ये लिवर का काम है। किडनी क्या करती है, जो जो कूड़ा कचरा जमा होता है शरीर में, उसको बाहर फेंकती है। भोजन क्या करता है, आपके लिए ऊर्जा और उसके साधन जुटाता है। और भी अनेकों अनेकों सिस्टम है, सबका अपना स्थान है। तो एक चीज, और इस सिंपल नॉलेज का बहुत बड़े रिपरकशन है। श्री अरविंद जब राष्ट्र की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि पंचायत से प्रारंभ होकर ऊपर की तरफ फैलना। अभी रिवर्स है। अभी चुनाव हो रहे हैं ना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के। तो चुनाव कैसे होते हैं, आप टॉप में पहले बैठते ही है सेंटर, और फिर वहाँ से वो उसके प्रतिनिधि होते हैं, प्रतिनिधि खड़े होते हैं। कई प्रतिनिधि ऐसे हैं जिनको ग्राउंड लेवल पे कोई लेना देना नहीं होता है। अब चीज़ें कुछ बदल रही हैं, जो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन पंचायत में क्या होता था, लोग जमीन से जुड़े होते थे। तो वो उसका अपना, इससे हर एक व्यक्ति का अपना एक स्थान है जो उसको पता होना चाहिए। बहुत अधिक केंद्रीकरण के पक्ष में नहीं थे श्री अरविंद। तो एक फेडरेशन की बात करते हैं, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरह नहीं करते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमारा क्या तरीका है, भाई हमने चुन लिया, हमारा काम खत्म, अब मैनेज आपको करना है, जो करना है आपको करना है। लेकिन एक दूसरा सिस्टम होता है जहाँ हर छोटी से छोटी यूनिट जो है वो कुछ हद तक रूल्स भी फ्रेम करती है अपने उस कस्बे के लिए या उसके लिए, और साथ में वो स्वयं को समझती कि मेरा ये रोल है। रतलाम को अगर साफ रखना है तो रतलाम के लोगों की जिम्मेदारी है। वो मध्य प्रदेश या सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। रतलाम में जो लोग हैं, रतलाम में शिक्षा अच्छी हो, रतलाम में संस्कार हो, ये सब की जिम्मेदारी है। रतलाम में कोई अगर फेंक रहा है आपके सड़क पे गंदगी, तो आपकी जिम्मेदारी है बताना कि देखो भाई रतलाम को स्वच्छ रखो। तो ये इस तरह से जब एक जगह की, क्योंकि हर जगह की बड़ी यूनिक चीज़ें होती हैं और उसको समझना, पकड़ना, उसकी यूनिक संस्कृति भी होती है, उसको बाहर लाना, ये जिम्मेदारी एक जगह की होती है। लेकिन फिर ये समस्या आती कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हर व्यक्ति गलत अलग हो जाएगा। तो श्री अरविंद इसके साथ में कहते हैं कि इसके साथ साथ राष्ट्रवाद का भाव पैदा करना। तो ये दोनों चीज़ें आवश्यक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम डेमोक्रेसी, श्री अरविंद कहते हैं कि ये फेल्योर है, लेकिन मनुष्य को उससे गुजरना होगा। आप देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम में टिपिकली क्या होता है, 5 साल में एक बार चुनाव आते हैं, उस समय बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। सिस्टम की प्रॉब्लम है
और जो व्यक्ति हैं वो उनको वोट दे देता है। अब ये वादे कैसे होते हैं? अब उसने क्या किया कि भाई आपके वादे थे, हमने वोट दे दिया, अब आप पूरा करिए। ये तो हो नहीं सकता, ये चीज असंभव है। आपको स्वयं समझना है कि ये वादों का कोई मतलब नहीं है। एक कुछ वादे ऐसे हैं जो राष्ट्र को करना होता है। डिफेंस फोर्सेस है, ये राष्ट्र का एक काम है। एक लार्जली इकोनॉमिक पॉलिसी है, उनका काम है दो चीजों में। लेकिन कई सारी व्यवस्थाएं हैं जो लोकल होती हैं, लोकल बॉडीज की होती है। तो श्री अरविंद इसमें विश्वास करते हैं कि ग्रास रूट से लेकर आओ, इसमें से लोगों को जाना चाहिए कि ग्रास रूट से पिकअप करके आप ऊपर जाते हो, फिर और जाके अंत में जो फाइनल बॉडी है जो ऊपर जो आपको डिसाइड कर रही है, तो आपका प्रतिनिधित्व भी सही होगा, लोगों का प्रतिनिधित्व। तो और जो प्रेसिडेंट होगा उसको कहीं अधिक पावर्स होंगी। तो इट इज़ मोर लाइक ए प्रेसिडेंशियल सिस्टम विथ फेडरेशन। अब लगभग अमेरिका में इस तरह की चीज़, लेकिन नॉट एग्जैक्टली बट टू एन एक्सटेंट। अब वहाँ जो 50-54 जो भी राज्य हैं, वो क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स। वो हर एक स्टेट अपने आप में एक नियम भी बनाता है, कानून भी बनाता है। लोकल ऐसे स्टेट है जिन्होंने ये कानून बना दिया है कि आप इवोल्यूशन के बारे में नहीं पढ़ा सकते ये भी है। पर हाँ, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में नहीं है, आप नहीं पढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से भी है कि आपने नियम बना दिए। तो अब हर एक जगह की अपनी एक यूनिक चीज़ है। इसके अच्छे बुरे दोनों होते हैं, उस पर हम लोग अभी आएंगे। पर पहले हमको ये समझना चाहिए कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑपरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें एक रूट में प्रॉब्लम है। रूट में प्रॉब्लम क्या है? एक नेता आता है जिसको कोई लेना देना नहीं है आपसे, ज़्यादा नहीं समझता है, आता है, वो वादे करके चले जाता है। आप भी पूरी अपनी अब ये बन गए तो हमारी समस्याओं का हल कर देंगे। पर हमको पहले समझना चाहिए आपकी समस्याओं का हल आप ही कर सकते हो। रोड बनाना एक अलग बात है, वो भी हो सकता है। ऑरोविल में किस तरह से होता है, ये एक एक्सपेरिमेंट है ऑरोविल अपने आप में। आपको रोड बनानी है, एक छोटी सी में एक सोल्यूशन। अभी हम क्या करते हैं, टैक्स देते हैं। टैक्स किसको देते हैं? गवर्नमेंट को देते हैं। और गवर्नमेंट आपको रोड बनाएगी, ये बनाएगी, वो बनाएगी। मान लीजिए आप एक टैक्स का एक लार्ज हिस्सा आप लोकली एक फंड बनाते हैं और उसमें से आप रोड बनाते हैं, उसमें आप हेल्प ले सकते हैं सेंटर से, लेकिन लार्ज आपकी सहभागिता है। आप देखिए चीज़ें बदले। जब आप इन्वॉल्व होते हो ना किसी चीज़ में, तो अपने आप उसके प्रति जिम्मेदारी रखते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई बार मैं कहता हूँ जो नवयुवक जो मैरिज करते हैं, तो लोग क्या ढूंढते हैं कि इतनी सैलरी है, घर कैसा है। इट इज़ ए नॉन स्टार्टर। अगर शादी ब्याह ऐसे होता है, अगर है भी किसी के घर में जो भी बाप दादा का, डोंट स्टार्ट फ्रॉम देयर। मिल करके बनाइए, देखिए कैसी बॉन्डिंग होगी आपकी। आपके पास इतने पैसे महीने के आ रहे हैं, अब आप उसमें से डिसाइड करें कि चलो हम इसमें से इतना खर्च करेंगे, बजट बना के। जब दोनों इन्वॉल्व होते हैं हर लेवल पे, तो एक अलग तरह का जुड़ाव होता है और सहभागिता होती है। नहीं तो वो चीज़ विलुप्त हो जाती है। तो श्री अरविंद इन सब चीज़ों में और ये हमारे शरीर से, जीवन से जुड़ा हुआ है। ये सच है कि हार्ट हर एक ऑर्गन को ब्लड देता है, हार्ट का काम है। ये करा जा सकता है सेंटर से कि आपके पास इतनी, अब आप मिल करके इस चीज़ को बनाइए। रेसिडेंट जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए रनिंग और गवर्नमेंट में। अभी कोई रिस्पॉन्सिबल है नहीं है। अभी केवल आप चाहें तो कंप्लेंट कर सकते हैं, वो भी पता नहीं है कि कंप्लेंट किसको करें, कहाँ करें, सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी। अभी तो ये सिचुएशन है। जब कोरोना आया था तो बाहर निकलना मना था, हो गया था, तो मैंने एक एक्चुअली कंप्लेंट की थी। उस समय जो गवर्नर थे उनको मैंने कहा देखिए ये आप जो कर रहे हैं ये काउंटर प्रोडक्टिव है। एक तो आप इसको कर रहे हैं, लोग घूमेंगे नहीं बाहर, धूप नहीं आएगी तो उनकी इम्यूनिटी बहुत बुरी तरह इफेक्ट होने वाली है, मानसिक अवसाद आएगा। और साथ में आप मास्क दे रहे हैं, लॉजिकली बताया था कि ये चीज़ें। और साथ में पुलिस, उस समय राजा आपने डामा लगा दिया है, और वो तो अब ऐसे घूम रहे हैं कि वो खुला सांड, वो यही समझ के घूम रहे हैं हम जिसको चाहे डांट देंगे, जिसके ऊपर ये एक भय का माहौल ला रहे हैं। इट्स नॉट गुड। तो अब उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, तो मैंने कहा मैं एक रिटायर्ड विंग कमांडर हूँ। अरे सर आपके लिए हम पास दे देंगे। मैंने कहा ये क्या बात हुई, आपके लिए हम पास दे देंगे, ये कोई बात नहीं हुई। तो आई डोंट केयर अबाउट दैट, मेरे पास मेरा आइडेंटिटी कार्ड है, काफ़ी है,
मैं पुलिस वाला रोकता है तो मैं उसको डांट भी देता हूँ कि प्लीज़ लर्न टू बिहेव, बट वो बात नहीं है ना एक साधारण नागरिक के साथ। तो अब एक पूरा सिस्टम ऐसे इवॉल्व होना है जहाँ सबकी सहभागिता हो। इसके बहुत सारे रिपरकशन है और ये लेसन हमको नेचर सिखाती है। आप कर सकते हैं शरीर के अंदर किसी भाग को इग्नोर जस्ट बिकॉज रक्त देता है हृदय और ब्रेन के अंदर, वो आप करके देखिए। लिवर डैमेज हो जाए तो क्या होता है, यूरिन अगर किडनी डैमेज हो जाए तो क्या होता है। छोटे से छोटा ऑर्गन, इस पर तो पूरा एक अगर मलमूत्र विसर्जन नहीं हो रहा है, विसर्जन का एक बहुत छोटा सा मतलब देखा जाए तो मोस्ट अनइम्पॉर्टेंट लोग कहेंगे, लेकिन आप देखिए अगर हो जाए तो व्यक्ति बीमार हो जाएगा, ब्रेन खराब हो जाएगा, हार्ट के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो हर चीज हर दूसरे से जुड़ी है, ये भाव आना चाहिए। और ये तब आता है जब एक नेशनल कॉन्शियसनेस डेवलप होती है। इसकी बड़ी कमी रही। श्री अरविंद कहते हैं पेट्रियोटिज्म है भारतवर्ष में, पेट्रियोटिज्म हमेशा रही है, लेकिन एक राष्ट्रीय चेतना की कमी रही है। अब दोनों में अंतर क्या है, आप देखिए राजपूताना में एक से एक योद्धा रहे, पेट्रियोट्स थे वो अपनी जमीन के लिए जान दे देंगे, लेकिन राष्ट्र का भाव नहीं है। राष्ट्र क्या है, राजपूताना, ये हमारा राष्ट्र है। पंजाब में कौन है, पंजाब, ये हमारी माता है। तमिल में एक से एक योद्धाएं, बड़ी राष्ट्रवाद है उनमें, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। तमिलियंस आर वेरी पेट्रियोटिक और नेशनलिस्ट भी हैं। हम लोग उनकी पार्टी पर मत जाइए, वो एक आर्यन द्रविडियन डिवाइड करके हैं, लेकिन वो अंत में सीमित हो जाता है। लैंग्वेज इसके कारण ये सब एक जगह सीमित हो गया, पर है पेट्रियोटिक। अगर देश पर आँच आएगी तो दे स्टैंड बाई, बड़ी अच्छी आर्मी है। हर एक व्यक्ति अपने उस तक सीमित हो जाता है। तो राष्ट्रवाद की भावना आपको, आपका रोल भी है, लेकिन लार्जर सेंस जो राष्ट्र का है उसको भी, दोनों चीज को ये स्कूल में अवेकन करने की जरूरत है। पूरी शिक्षा में ये आना चाहिए, क्योंकि अगर ये शिक्षा में नहीं है तो बच्चे बड़े होके दे डोंट केयर एक्चुअली, उनको क्या है वोट देना। हम लोग भी उसी की वो थे, तो मैंने तो 2014 तक फ्रैंकली वोट ही नहीं डाला, क्योंकि मैं कहता था चॉइस क्या है, एज सच पोस्टल बैलेट, तो आई डिडंट वोट। इट्स ओनली व्हेन 2014 आई फेल्ट कि एक परिवर्तन आ सकता है, तो मैंने वोट डाला। फॉर्चुनेटली सही दिशा में वोट किया। पर ये काफ़ी नहीं कि आपका अधिकार वोट तक है। ये शिक्षा जो दी जाती है, ये आपकी भूमि है, आपका घर है, आपका वो है, इसको देखना पूरे एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट राष्ट्र का है और स्मॉलर कॉन्टेक्स्ट, इन दोनों को ध्यान में रखना। ये जो भाव है ये हम सब के अंदर आना चाहिए। ये एक अलग सिस्टम है गवर्नेंस का, और घर में भी ये होना चाहिए, सहभागिता हर चीज़ में। ये एक चेंज आ रहा है आजकल। ये नहीं कि बस एक ने कमा लिया दूसरे ने घर में, सब मिल करके सब चीज़ कर रहे हैं। तो ये एक नई एक पद्धति है जो आएगी, धीरे धीरे संसार उस तरफ जा रहा है। इवन पार्टी सिस्टम की बजाय एक पार्टी एक कैसी होनी चाहिए, अब बड़ी इंटरेस्टिंग है, श्री अरविंद बताते हैं। ये हम लोग के अभी मूलभूत सोच में परिवर्तन लाना है। फॉर इंस्टेंस हम ये कहते हैं कई बार जनता ही जनार्दन है, ये गलत है। जनता केवल वोट देने तक जनार्दन है। जनता तब जनार्दन बनती है जब वो अपने अंदर के छिपे ईश को सामने करती। विदाउट एजुकेशन डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। और एजुकेशन में हर चीज़, पॉलिटिकल साइंस किस तरह, इसका अर्थ क्या होता है, ये सारी चीज़ें। अभी हम पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ाते हैं, केवल ये सिस्टम्स पढ़ाते हैं। तो बहुत सारा आमूल चूल, ये अपने आप में पूरा विषय है, सेमिनार का विषय है, राष्ट्रीय शिक्षा कैसी होनी चाहिए। इसका प्रारंभ श्री अरविंद ने 1905 में जब वो जाते हैं बंगाल में, जो नेशनल कॉलेज की प्रारंभ करते हैं, तो वहाँ वो प्रश्न करते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा, क्योंकि शिक्षा तो कहते हैं सब चीज़ें एक ही जैसी हैं। फिजिक्स क्या कोई वेस्टर्न कंटेक्स्ट की फिजिक्स होगी, इंडियन फिजिक्स होगी, वेस्टर्न केमिस्ट्री इंडियन केमिस्ट्री होगी, तो शिक्षा तो सब जगह एक जैसी होनी चाहिए। और यही हम लोग भूल करते हैं। और इसको मैं इस प्रकार से समझाता हूँ कि दो प्रकार की गॉस्पेल्स हैं। एक है हिरण्यकश्यप की गॉस्पेल और दूसरी है प्रहलाद की गॉस्पेल। हिरण्यकश्यप की गॉस्पेल क्या है, व्यक्ति का अहंकार अल्टीमेट है और वो अहंकार में एडजस्ट कर सकता है एक दूसरे के प्रति, लेकिन अल्टीमेट किंग अहंकारी है। भगवान भी उसके अहंकार की तुष्टि के लिए है, भगवान को मानेगा लेकिन वो
मेरे बस इसके लिए है भगवान। और उसकी कामनाओं को उपभोक्तावाद, कामनाओं का प्रसारण, कामनाओं की संतुष्टि, ये उसके जीवन का नियम होना चाहिए। और साथ में जड़ तत्व ही प्रधान है। ये 3 चीजें हम लोग स्कूल में यही हम पढ़ाते हैं। पैसा कैसे कमाया जाए, जड़ तत्व प्रधान है। जॉब, जब भी किसी से हम मिलते हैं, थोड़ी देर आप देखिए, थोड़ी देर बाद अच्छा क्या काम करते हो, ये प्रश्न कभी किसी को किसी से नहीं करना चाहिए। एक ये प्रश्न। दूसरा, शादी हो गई क्या। तीसरा, बच्चे हो गए क्या। उसके बाद जब रुक जाते हैं आजकल लोग, डाइवोर्स हो गया क्या। ये कोई प्रश्न होते हैं करने के। कितनी कमाई हो रही है, अच्छा वहां पर है, इतना तो कमा लेते होंगे। असल चीज क्या होती है, शिक्षा किस लिए होती है। शिक्षा मानव संसाधन, देखिए पहले ये ह्यूमन रिसोर्सेज में थी, अभी तो अच्छा हुआ है कि वो शिक्षा की मिनिस्ट्री आ गई, वेरी गुड चेंज। ह्यूमन रिसोर्स क्या करता था, जॉब के लिए बस इंटरेस्टेड है। शिक्षा किस लिए होती थी, ताकि आप एक जॉब कर पाएं। ये चेंज छोटा सा हुआ है लेकिन बहुत सुंदर चेंज है। पहले शिक्षा मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री के अंदर आती थी। बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि सेपरेट एजुकेशन मिनिस्ट्री नहीं थी। तो आपकी शिक्षा नीति किस हिसाब से बनाई जाती थी, ह्यूमन रिसोर्स, आप बड़े होके नौकरी आपको क्या मिलेगी, इस हिसाब से शिक्षा बनाई जाती थी। अब एजुकेशन की सेपरेट मिनिस्ट्री है। आप बोलेंगे इसमें क्या फ़र्क पड़ता है मिनिस्ट्री बदलने से, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। अब वो शिक्षा केंद्रित हो गई है, जॉब केंद्रित नहीं है। तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा केंद्रित का मतलब है शिक्षा का प्रयोजन क्या है। यहाँ श्री अरविंद बताते हैं कि व्हाट इज नेशनल एजुकेशन। एक तो राष्ट्रवाद की भावना पैदा करना, आपके ही राष्ट्र के पूर्व जो कुछ हुआ है परिचय देना, जिससे कि हम अब कंटिन्यूटी में हैं। एक राष्ट्र जो हमेशा एक दासत्व के बोध से जीता है वो ऊपर नहीं उठ सकता। हर चीज़ में आप मैंने भी जब मेडिकल साइंस में हिपोक्रेटिस ने ये कहा है, उसकी ओथ लेकर के हम बड़े हुए। हमने कहा यार मैंने भी पढ़ी है, आयुर्वेद है, उसमें तो इतनी सुंदर बातें कही हैं फिजिशियंस को क्या होना चाहिए। हमारे पुस्तकों में बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं। आप उसको नहीं करके आप हिपोक्रेट्स ले आए, ओरिजिन मेडिसिन का हिपोक्रेट्स है। तो ये मैं तो एक फील्ड की बता रहा हूँ, सारे फील्ड्स में। तो ये बहुत सुंदर बात है कि हम आज बात करते हैं, लोगों के अंदर ये जागृति आ रही है, आनी चाहिए। हर एक स्कूल में आपको पता होना चाहिए कि वराहमीर कौन था। देखिए वराहमीर कौन था, पाइथागोरस सबको पता है। अब हाँ, अब वो खैर वो तो हाँ, तो ये हम लोगों को पता होनी चाहिए कि कालिदास नाम सुना हुआ है। कालिदास ने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं तो लोग ब्लैंक हो जाते हैं, पर शेक्सपियर का पता है। हैमलेट, मैकबथ, जूलियस सीजर, टेल ऑफ टू सिटीज, सब पता है। कॉमेडी ऑफ एरर सब। कालिदास एक पुस्तक। तो ये हम लोगों ने इस शिक्षा की प्रणाली को, हमको अब ये राष्ट्रीय शिक्षा का क्या है, आपको पहले राष्ट्र की आत्मा से बच्चे को जोड़ना है, राष्ट्र की अभिव्यक्ति से जोड़ना है, राष्ट्र की मानसिकता से जोड़ना है। कैसे हमारे ये इतना काफी नहीं है, ऋषि मुनि थे और फिर आपने एक पिक्चर बना दी। ऋषि है तो उसकी दाढ़ी तो होनी जरूरी है, मूछ के साथ वो जरूरी है, बिना मूछ की दाढ़ी उसका उल्टा हो जाता है। दंड जरूरी है, ये जरूरी है। तो राष्ट्रीय शिक्षा आपको राष्ट्र की आत्मा, राष्ट्र की अभिव्यक्ति, राष्ट्र की सोच, राष्ट्र की सभ्यता, सभ्यता और संस्कृति का एक अंतर बताते हैं श्री अरविंद। सभ्यता और संस्कृति क्या होती है? सभ्यता होती है एक सिविल लॉ एंड ऑर्डर, वो सभ्यता होती है। जब हम कहते हैं ना कि रतलाम में चोरी चकारी होती है क्या, तो अगर नहीं होती है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ अच्छा है। जैसे अभी ट्रिपल तलाक जब ख़त्म हुआ तो एक्चुअली तलाक एक भी नहीं हुआ ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो ये काम उस, अब बाद में ये चीज़ अगर जुड़ गई हमेशा के लिए तो लोग कहें उस जगह पर ये नहीं होता है। आपके जो सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, ये सभ्यता है। हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसकी सभ्यता की बात होती है कि वहाँ बड़े स्वच्छ रहते थे लोग। ये आपकी सभ्यता है।
और संस्कृति क्या है? संस्कृति आपके अंदर जो उत्कृष्ट, व्यक्ति के अंदर जो उत्कृष्ट संभावना है, उनसे जो निकलता है, वहाँ का लिटरेचर, वहाँ की जो कृति है, वो संस्कृति है। जो उन्होंने क्रिएट किया, क्या क्रिएट किया उन्होंने, तो वो उसकी संस्कृति है। तो पहली चीज राष्ट्रीय शिक्षा लाने का अर्थ यह है कि हम अपनी सभ्यता, संस्कृति दोनों से जुड़े। संस्कृति किसी भी राष्ट्र का अल्टीमेट प्रोडक्ट है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये नहीं कि वहाँ लोअर LCM नहीं होता, माने हर तरह के लोग हैं, चोर उचक्के भी होते हैं सब जगह, रावण किडनैपर भी था, सब कुछ पंडित हो गए, ऐसे भी लोग होते हैं, हाँ, सब हर उसमें होता है। लेकिन संस्कृति रावण से नहीं पहचानी जाती है, संस्कृति राम से पहचानी जाती है, क्योंकि राम उत्कृष्ट। तो जब हमारे बच्चे अब, लेकिन ये नहीं पढ़ाई जाती है, रामायण आप नहीं पढ़ा सकते हो, मुझे नहीं समझ आता क्यों नहीं कर सकते हो। सेकुलर हो या रिलीजियस हो, ये रेलेवेंट ही नहीं है। राम एक नेशनल आइकन है, आप राम को किसी स्लॉट में डाल दीजिए, लेकिन राम भारतीयता का प्रतीक है कि भारतीय कैसे अनुभव कर। आप मुसलमान हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपके पूर्वज, और ये चीज जहां भी, अब इंडोनेशिया वगैरह, थाईलैंड, इसकी बात, थाईलैंड के एयरपोर्ट का देखिए, क्या नाम है, स्वर्ण भूमि, भूमि पुत्र स्वर्ण, बड़ा आनंद लगता है, हम तो इंडिया आ गए। इंडोनेशिया में आपके उस पर, इस पर बात भी हुई है, मोदी जी ने भी इसकी बात करी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की। हाँ, गणेश जी की स्टैचू है। अब पूछा रामलीला होती है, कहा आप कैसे करते, क्योंकि मुस्लिम बहुल राज्य है, राष्ट्र है। तो उन्होंने कहा ये हमारी संस्कृति है, हम इसको त्यागेंगे नहीं। और ये बहुत आवश्यक है इस चीज़ को समझना। ये लगता है ये हम सेकुलर वर्ड नहीं, भारत ना सेकुलर है ना रिलीजियस है, भारत एक स्पिरिचुअल राष्ट्र है। तो मैं तो समझता हूँ, और ये जगह जगह मैं बोल रहा हूँ ताकि कोई ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन पे पहुँच जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर वर्ड की जगह स्पिरिचुअल। इसको हिंदू डालने की जरूरत नहीं है, हिंदू राष्ट्र बताने की जरूरत नहीं है। हम एक आध्यात्मिक राष्ट्र हैं। आपको आध्यात्मिक उस पर चलना, अब अपने आप सनातन धर्म उसमें आ गया, सारी प्रथाएं आ गई, सारी संप्रदाय आ गए, सब आ गए, सूफिज्म आ गया, वी हैव नो प्रॉब्लम। आप इसको अपने आध्यात्मिक खोज के लिए, शोध के लिए भारत है, बाकी सारे रिलीजन अपनी जगह हैं। तो ये, और उसमें किसी को क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है, आध्यात्मिक में क्या समस्या हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें एक विषय है जो अब एक थॉट, क्योंकि ये संसार राष्ट्र उठ रहा है, तो ये चीज़ें जा रही हैं। और जहाँ भी स्कूल है वहाँ पे राष्ट्रवाद को राष्ट्र की आत्मा से जोड़ना, कैरिकुलम में नहीं है, कोई बात नहीं है। मैं भी शिक्षक साइकोलॉजी पढ़ाता था, तो मुझे भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया गया था, साइकोलॉजी बाय फ्रॉयड, कार्ल युंग, मैं सिलेबस में था, पढ़ाने जाता था। तो मैं पूछता था तुम लोगों को क्या लगता है कौन सी साइकोलॉजी की बुक बेस्ट है, तो वो एक आध करके सर आप बताइए। तो मैंने कहा पढ़ोगे तुम लोग? हाँ सर। तो मैं कहता था महाभारत है, हम लोग महाभारत से साइकोलॉजी समझेंगे। आई शुड डू इट, नहीं है सिलेबस में, फैक्ट है, सो व्हाट। मैं महाभारत से साइकोलॉजिकल लेसन्स ड्रॉ करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम कृष्ण जी की पूजा करो, वो आपकी समस्या, आपकी मंशा है, लेकिन आपने एक बड़ा रिच सोर्स। अब ये देखिए क्यों जब हम डिस्कनेक्टेड होते हैं क्या होता है। पुराने समय में जो हमारी पॉलिटी थी कैसी थी, वहां राजा था, लेकिन ऐसे नहीं जैसे आप वेस्टर्न कंटेक्स्ट में, राजा कभी डेस्पोटिक नहीं था। क्या रामायण में ये लेसन नहीं है? एक धोबी के कहने पर आपने तो ये देख लिया उन्होंने सीता का परित्याग, बट लुक एट इट, व्हाट काइंड ऑफ ए किंगडम। राजा है, लेकिन राजा ने वचन दिया है तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब अगर हम कनेक्टेड होते तो ऐसे नेता करे आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, ये कर देंगे, हमें क्या है हम, क्योंकि उनके अंदर ये भाव नहीं है। राम जी आप हमें सिखा रहे हो कि दलित क्या होता है और ये क्या होता है। सोशलिज्म, इंडियन सोशलिज्म क्या है? इंडियन सोशलिज्म केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है। इंडियन सोशलिज्म क्या है? गणिका जामिल ब्याद गीत गजाद खल तारे घना। आपने क्या किया? गणिका जो कोटेसन है, जो एक पतित नारी है, दलित से भी अधिक पतित, अजामिल जो कसाई है, ब्याद
हंटर है, बहेलिया है, निषाद भी है, व्याध, गीध, वल्चर, जटायु। आप देखिए जो पढ़ेगा सच में भारतीय वो क्या जीव के प्रति उसकी सहिष्णुता नहीं होगी। श्री राम जी, जटायु एक जो गीध है, सबसे निम्न जाति का, श्रेणी का जीव माना जाता है। चिड़िया जैसे वेजिटेबल किंगडम में पुष्प वेजिटल वर्ल्ड की आत्मा है, वैसे एनिमल वर्ल्ड में चिड़िया एनिमल वर्ल्ड की आत्मा है। आप विजन्स में जब चिड़िया देखते हो तो स्वान से कंपैरिजन है, डक, ये सारे वो, उनमें जो वर्स्ट श्रेणी का होता है वो गीध होता है। क्यों? आकाश में उड़ता है लेकिन उसकी नजर कहाँ होती है? मांस के टुकड़े पर नीचे। श्री रामकृष्ण परमहंस ने तो ये उदाहरण भी दिया है कि ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे उड़ रहे हैं विचारों के आकाश में, और लेकिन उनकी निगाह मांस के टुकड़े पर है। तो उस गीत को वो केवल अपनाते नहीं हैं, उसका दाह संस्कार करते हैं विधिवत, ये कह के कि मेरे पिता के तो मित्र थे। कोई बोलेगा ये कैसी मित्रता है? एक बार कभी कोई हेल्प की है, मित्र है, तो वो मान के चलते हैं। देखिए श्री राम का परिवार का कंसेप्ट कितना सुंदर है। बंदर है उसको भी अपनाते हैं, वानर जाति है, वो बंदर नहीं है पर वानर जाति है, एक बड़ी निम्न जाति है, दलित से भी नीचे। दलित तब आए नहीं थे, ट्राइबल हैं, उनको ज़्यादा कुछ नहीं पता है। पेड़ों पे कूदना, फल लूटना, मल युद्ध करना, आपस में जो जीत गया, माइट इज राइट, उस तरह से जीते हैं। और उस वानर जाति को जब स्वीकार करते, मित्रता करते हैं, किसके साथ? सुग्रीव के साथ, और मित्रता निभाते हैं। इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो एक मुसलमान या क्रिश्चियन को नहीं जाननी चाहिए? कहीं तो ये नहीं बताया जा रहा रामायण में कि आप राम को भगवान बन के पूजा करो। एक आदर्श है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, और इसका हम अभी तक फल भुगत रहे हैं। पूरी साइकेट्री, मैं एक साइकेट्रिस्ट के नाते कह रहा हूँ, साइकेट्री में नॉर्मल व्यक्ति की डेफिनेशन नहीं है। तो ये प्रश्न मैं करता था कई बार कि भाई आप नॉर्मल सी, आपके अंदर एबनॉर्मल नहीं है तो आप नॉर्मल हैं नहीं। हमारी नॉर्मल सी, हमारा यार्डस्टिक है राम, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो जब आप राम को अपना आदर्श मानते हैं तो फिर आप अपने उन गुणों को लाते हैं अपने अंदर। राज धर्म क्या होता है, ये राम से सीखना होता है। राज धर्म के लिए वो क्या कुछ नहीं त्याग सकते हैं। राजा कितना बड़ा त्यागी होना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए। क्या बच्चों को इससे कनेक्ट नहीं होना चाहिए? या केवल ये हिंदू घरों में रामचरितमानस पढ़ ली गई हो, पिताजी ने भी पढ़ ली और हनुमान चालीसा पढ़ ली, इज दिस एनफ? और फिर वो जब बड़े होते हैं, चूंकि हमने उनको डिस्कनेक्ट कर दिया, तो आइडियल तो हर व्यक्ति खोजता है, बोलता है शाहरुख खान कितनी अच्छी, अरे वो हमारा आइडियल है, आ जाए तो बस देखो कैसे लोगों का, वो नहीं तो फिर क्रिकेट स्टार। ये दो हैं आइडियल जो बचे हैं। तो हमें नेशनल एजुकेशन में ये सारी चीज़ें हैं। डजेंट मैटर, हमको वेट नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट जब बोले, सब कुछ गवर्नमेंट नहीं बोलेगी, गवर्नमेंट बहुत कुछ नहीं बोलती है लेकिन बोलती है। मतलब आप कहीं पर आज के समाज में, मैं बता रहा हूँ, अगर आप एक इन चीज़ों को लाएंगे तो गवर्नमेंट नहीं मना करेगी। आज की गवर्नमेंट, कोई और गवर्नमेंट की बात अलग है। तो कई चीज़ें वो कहते नहीं एक्सप्लिसिटली। जैसे प्रीवियस गवर्नमेंट्स थी जो आपको सर्वधर्म संभाव के नाम पर एक विशेष वर्ग को एनकरेज कर रही थी। आप अगर उसको एनकरेज करते तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कहती, पर वो कहती हमने तो कुछ नहीं कहा है। तो ये काल की गति को पढ़ना चाहिए। और स्कूल्स में रामायण है, महाभारत है, गीता। अब देखिए कितनी अद्भुत बात है, श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं। गीता में वो बताते हैं कि अब वो कलयुग के प्रारंभ में गीता दी जा रही है, द्वापर के अंत में। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग इसको देखने की चीज़ है कि अब श्री कृष्ण, वेदांत उपनिषदों का सार है गीता, लेकिन उन्होंने केवल आंतरिक युद्ध की बात नहीं की है। वेदों में आंतरिक युद्ध है, जो पांडी हैं, वलाज हैं, दस्यु हैं, और देवता भी आपके अंदर युद्ध कर रहे हैं। बाहर भी हैं देवता हैं, बाहर भी हैं, उनकी पूजन हो रहा है। गीता इसको एक व्यापक मनुष्य की भूमि पर लाके खड़ा करती। क्यों?
श्री कृष्ण को पता है कि मैंने राष्ट्र तो स्थापित कर दिया है, लेकिन अगले 2,500-3,000-4,000 वर्षों तक, इसके पहले कि मैं श्री अरविंद बन के आऊं, अनेकों अनेकों युद्ध होंगे इस भूमि पर। गीता किसको दी गई? योद्धा को दी गई। इट्स ए स्ट्रेट एंड सिंपल थिंग। गीता कोई संन्यास आश्रम में नहीं दी जा रही है, योद्धा को दी गई है। आप जीवन में भी योद्धा हैं और आने वाले, क्योंकि ये कलयुग का समय ऐसा आएगा, क्योंकि कलयुग तैयारी है सतयुग की। कलयुग इज व्हेन, एक्चुअली देखा जाए तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, कलयुग के बाद सतयुग आने वाला है। द्वापर त्रेता के मार्ग से नहीं जाएंगे। इट्स ए ट्रेमेंडस प्रिपरेशन। तो युद्ध भी उतने भयानक होंगे, भीषण होंगे, हर लेवल पर होंगे, और हर व्यक्ति को तैयारी करनी। तो उन्होंने गीता दी हमारे हाथ में। अब चूंकि सतयुग आने वाला है, तो श्री अरविंद ने क्या दी हमारे हाथ में? सावित्री। अब देखिए वो सारी युद्ध इंटरनलाइज हो गया फिर से, और वो अल्टीमेट लेवल तक चला गया, क्योंकि अल्टीमेट युद्ध है। तो केवल वो वला और ये सब जो भी वो बड़े अजीब अजीब नाम है, पनी, वृत्र, ये सब नहीं है अब शत्रु आपके। सीधा अचित अंधकार मिथ्यात्व शत्रु। साधारण देवता आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं, बल्कि सीधा साक्षात जगत जननी माँ। बिकॉज अब ये निर्णायक, तो उन्होंने ये स्क्रिप्चर दी है कि अब ये सतयुग प्रारंभ हो गया है, लेकिन इसका पूरा जो मैनिफेस्टेशन होगा, मनुष्य को अपने अंदर ये युद्ध लड़ना है। लेकिन उसके पहले गीता। इट इज सो इंटरेस्टिंग। गीता एक्चुअल युद्ध की चीज है, उसको हमको सिंबॉलिक बना के, उसमें अंदर और बाहर दोनों की बातें हैं। युद्ध केवल अंदर नहीं लड़ा जाता है, दोनों भूमि पर लड़ा जाता है। अंदर में आपको अपने अंदर घृणा, क्रोध, भय को हटाना है, और बाहर आपको रियल युद्ध है, रियल टाइम में। अब जो बच्चे गीता पढ़ के निकलेंगे, वो समाज में कैसे डील कर रहा है, इट इज द वे, इट्स ए परफेक्ट बुक फॉर सोशियोलॉजी। अभी भी देखिए सोशियोलॉजी में हम कौन सी किताबें पढ़ते हैं, मैं तो नाम भी नहीं जानता, एंड आई डोंट केयर। मतलब कौन सी किताबें होती है, कौन सी सोशियोलॉजी की बुक्स, कहाँ किसने क्या, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने क्या स्टडी करके पशुओं के बीच में, जानवरों के बीच में, मनुष्य के 2-4 गिनी पिग, उन्होंने एक सोशियोलॉजिकल थ्योरी दे दी विच हैज नो रेलेवेंस टू माई लाइफ। मेरे जीवन में उसका उत्तर नहीं है, सिवाय इसके कि कंडीशनिंग होती है। घंटा बजता है तो आपको भूख लगेगी, आपके अंदर अगर घंटा अनियमित तरह से बजाओगे तो आप हर समय अपने टेंटर हुक्स पे रहोगे। पावलोवियन कंडीशनिंग, तो ये कोई साइकोलॉजी, बच्चों वाली प्रिमिटिव साइकोलॉजी, श्री अरविंद इसको कहते हैं ABC, फ्रॉइडियन साइकोलॉजी। आप एक पशु ही हो। हाँ, सोशल एनिमल, आप तो पशु हो। किसने कह दिया आप भगवान हो? पशु हो, पशु हो, ये शुरू से पढ़ते हैं। लेकिन पशु और मनुष्य में क्या अंतर है? हम सोशल हैं, ऐसा नहीं है। हाथी बड़े सोशल होते हैं, कुत्ते भी सोशल होते हैं। अरे भेड़िया सोशल होता है, मिल करके सिंह को वो मार डालता है। सोशल है ये सब, तो हमें उसमें कोई अंतर नहीं है। ये साइकोलॉजी हम पढ़ाते हैं। तो ये सब चीज़ों को हमको स्कूल में इंट्रोड्यूस करना है। जब तक वो जाएंगे बच्चे पढ़ने, तो करप्ट हो गई है उनकी फाइल, ओरिजिन से करप्ट हो गई, क्योंकि जो हमने डाला पेन ड्राइव, वो वायरस से भरा हुआ, वो पेन ड्राइव है, वो पुस्तकें। तो ये बहुत आवश्यक है। अभी तो अगेन नई शिक्षा नीति में ये री राइटिंग होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए हमारे टेक्स्ट बुक की। लेकिन हम लोग जिस भी स्कूल में हैं, अब कब आएंगी टेक्स्ट बुक, हम लिख सकते हैं। हर एक जगह पर ऐसे लोग हैं जो सक्षम हैं, और उनको टेक्स्ट बुक्स, अब टेक्स्ट बुक मतलब स्टैंडर्ड होने पर एक माध्यम से हम यहाँ पे ये चीज़ करते हैं, इंट्रोड्यूस की जा सकती है। जिसने गीता पढ़ी, और गीता में क्या बता रहे हैं भगवान के बारे में, अगर गीता कोई पढ़ ले, मोहम्मडन पढ़ ले, वो कभी इस तरह की हरकतें नहीं करेगा कि कन्वर्ट कर दो, एक्सक्लूसिव कर दो। गीता में क्या पढ़ाया जाता है? गीता में पढ़ाया जाता है भगवान कहाँ हैं? सर्वव्यापी हैं, कण कण के अंदर हैं, हर जीव के अंदर हैं। उनको आप कैसे रिझा सकते हो? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। सृष्टि में भी हैं, सृष्टि के परे भी हैं, और वो था ना ट्रांसेंडेंट भी हैं। अब देखिए, अगर वो ये नहीं कह रहे श्री कृष्ण की मुझे मानो ऐसे, वो लास्ट में अर्जुन के लिए, और नेचुरली उसमें भी वो मैं जो श्री कृष्ण का है वो सर्वव्यापी मैं है। कोई भी इसको पढ़ेगा, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ईसाई, सेकुलर, नॉन रिलीजियस, एथीस्ट, कोई भी हो, एक सर्वव्यापी सत्ता जो सृष्टि में विद्यमान है, जिसके प्रति हमको सब कुछ अर्पित करके जीवन जीना चाहिए। वननेस का पाठ, उसको क्या समस्या है? तो राष्ट्रवादी शिक्षा में ये सारी चीजें जुड़नी चाहिए।
बहुत बड़ा काम है। और प्लीज डोंट वेट फॉर गवर्नमेंट्स। गवर्नमेंट करेगी, अब गवर्नमेंट तो हजार चीजें कर रही हैं, करेगी, उसने तो हामी कर दी है, लेकिन पात्र कौन करेगा क्या, तो कौन करेगा ये इनिशिएटिव, यही होता है गांव, ग्राम पंचायत। हमारे गांव में हम ऐसे करेंगे, हमारे स्कूल में हम ऐसे करेंगे, तो ये एक चीज हुई। लेकिन केवल पास्ट जानना जरूरी नहीं है, भविष्य। तो अब देखिए गुरुकुल में क्या शिक्षा होती थी। मानव संसाधन का क्या अर्थ है? मनुष्य मनुष्य है, अब वो पैसा कैसे कमाए, नहीं। मनुष्य मनुष्य है, लेकिन उसके अंदर दिव्यत्व की संभावना है। इसको कैसे उजागर किया जाए, उसमें सारी जो इनर टेक्नोलॉजी है, आउटर टेक्नोलॉजी तो हम बता रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट होते हैं, लाइट के एक्सपेरिमेंट, और वो एग्जैक्ट साउंड में यही होती है ना, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, वो बेचारे मेंढक को ऐसे चीरफाड़ कर दो, कॉकरोच को रख दो। लेकिन मनुष्य के अंदर कैसे मनुष्य का विकास हो सकता है, ये यज्ञ द्वारा, ये ऋषि गुरुकुल में ये होता था। राम 16 साल की उम्र में एक योगी हैं, उनका जो वर्णन आता है, यू कैन सी द योगी हैज रियलाइज द हाईएस्ट सेल्फ। ऐसे नहीं है कि केवल राजा हैं, श्री कृष्ण योग योगेश्वर हैं। कहाँ पढ़े? संदीपनी के स्कूल में। अब हर व्यक्ति नहीं उतना क्वालिफाई कर सकता था, ठीक है, लेकिन ये होना चाहिए। व्हाट इज योग? माता जी एक जगह लिखती हैं, इट इज हाई टाइम दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड योगा एज पार्ट ऑफ द टीचिंग करिकुलम इन स्कूल्स। किंतु वो योग केवल वो वाला सूर्य आसन नहीं है, योग एक अंदर वाला सूर्य आसन है, जहां आप जीवन की सारी, चाहे आप खड़े हो रहे हो अंदर या नति हो रहे हो, हर भाव में सूर्य के केंद्रित करके, ये वाला सूर्य आसन है। ये भी करो, ये अच्छी बात है स्वास्थ्य के लिए। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम? अब लोग इतने डरे हुए ना, वो स्टाम्प, हम ऐसा बोलेंगे तो लोग समझेंगे सेकुलर नहीं है, मत सब लोग समझते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। सत्य सत्य है, विदित है, उसको कहना चाहिए। कहने के लिए साहस के साथ कहना चाहिए, लॉजिक के आधार पर कहना चाहिए कि भाई ये बातें लिखी, कोई समस्या है इसमें क्या? एक इंडियन स्क्रिप्चर दिखा दीजिए जहां वो ये कह रहा है दूसरे धर्म को नहीं फॉलो करो, उसको मार डालो, काट डालो, कहीं नहीं है। हम तो ये मानते हैं एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, पर विप्र तो बनो। विप्र, इल्यूमाइंड कॉन्शियसनेस ऑफ द माइंड, इल्यूमाइंड कॉन्शियसनेस विद इन, दैट इज ए विप्र। तो विप्र तो बनो। तो ये चीज एक हमको जोड़ना चाहिए लिविंग वे में, ऑर्गेनिक वे में। ये नहीं कि भाई ये हो गया, स्कूल में फिजिक्स केमिस्ट्री सीख रहा है, अच्छा आज मंदिर में वो प्रवचन होने वाला है, चलो बच्चे कहते हैं मम्मी हमें क्यों ले जा रही हो, प्रवचन की उम्र आपकी है। अब मम्मी भी क्यों जा रही है, सास बुरा मान जाएगी, चले गए प्रवचन में। बच्चा अगर गलती से चला गया मोबाइल, उसको पता है कि ये बेकार की बातें हैं, उसको इस तरह की मानसिकता में है। लेकिन जब स्कूल में बच्चे इसको ऑर्गेनिकली सीखते हैं, कोई मार्क्स नहीं इस पर, ऑर्गेनिकली, तो उनको एक तो अपने कहीं पर भी जाते हैं तो गर्व के साथ जाते हैं। ये बहुत जरूरी है, राष्ट्रीय गौरव, ये राष्ट्रीयता का भाव है। पेट्रियोट को राष्ट्र पे गौरव नहीं होता है, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है, वो देश के लिए अपना बलिदान दे देगा। पेट्रियोटिज्म शेरविंद कहते हैं एक सात्विक भाव है, लेकिन बिना नेशनलिज्म के, राष्ट्रवाद के, राजसिक भाव के इसका ये काफी नहीं है। ऑफ कोर्स प्राइड है, ये नेशनलिज्म एक प्राइड है, लेकिन लेजिटिमेट प्राइड है, ताकि आप जहां भी जाते हो आप उसको कैरी करते हो अपने अंदर। इससे एक कॉन्फिडेंस, कई बार बच्चे हम लोगों के इतने अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, क्यों हर जगह अंग्रेजी नहीं आती उससे अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अब रूस में तो देखिए, अब मैं तो एयरपोर्ट पे पानी नहीं मिल रहा है, अब मैंने तो रूबल नहीं कराए थे, डॉलर चलेगा सब जगह, उन्होंने तो मना कर दिया, सर नो डॉलर। इंग्लिश में बोल रहा हूँ तो रशियन। मैंने कहा मैं ना रशियन, अब क्या करूँ, भगवान का नाम लेके टैप वाटर पी लिया, वैसे पीते भी हैं वहाँ पे। मैंने कहा ये प्रभु गंगा जल बना देना। आई कुडंट बाई अ बॉटल ऑफ वाटर एयरपोर्ट पे, क्योंकि मेरे पास रूबल्स नहीं है। अब या तो मैं एक्सचेंज का ढूंढूं,
तो ये अब है उनके अंदर ही, कई जगहों पर है। स्पेन अभी गया मैं, नहीं आती उनको इंग्लिश। मेरे ग्रुप में जो 35 लोग थे उसमें केवल 3 या 4 को इंग्लिश आती थी, एक को अच्छी से आती थी, जो मेरी ट्रांसलेटर बन गई और माँ श्री अरविंद के प्रति खुली थी। किसी को ये नहीं था कि अरे हमको अंग्रेजी नहीं आती, कोई समस्या नहीं है, बड़े खुले हैं, भक्ति है, सब है, ग्रास्प है स्पिरिचुअल चीज़ों की। मदर टंग की शिक्षा बहुत आवश्यक है ये, और उसके साथ में एक नेशनल लैंग्वेज संस्कृत, ये माता जी बताती हैं, माँ बता रही हैं, संस्कृत ऑट टू बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। लेकिन वो नेशनल लैंग्वेज ऐसे होनी चाहिए, नॉट वो क्लिष्ट वाली संस्कृत। हिंदी भी हमने ऐसी कर दी है, पर स्पोकन संस्कृत, जो आपको एक कन्वर्सेशनल संस्कृत। क्लिष्ट वाली, देर आर पीपल जो लिटरेरी उसमें प्रोडक्ट करेंगे, वो ठीक है उनकी, पर एक और वो हर लैंग्वेज के साथ जुड़ सकती है। नेशनल आर्ट, क्या नेशनल आर्ट होती है? यहाँ नेशनल एजुकेशन की बात हो रही है कि क्या राष्ट्रीय शिक्षा होती है। अब हम लोग ने सब आर्ट करी है अपने स्कूल में, क्या बनाया जाता है हमको, एक सीनरी बना दो। पहले परिचय तो कराओ, नेशनल आर्ट क्या थी, पेंटिंग क्या होती थी, नेशनल आर्ट कैसे, नेशनल आर्ट कैसे बनती है, जब उसमें आप राष्ट्र की आत्मा को डालते हैं। श्री अरविंद बताते हैं कि अब भारत के किसी आप मंदिर को देखो, खासकर साउथ इंडिया में, तो बताते हैं कि पूरी सृष्टि वहां पर बनी हुई है। और रूखे सूखे मंदिर नहीं होंगे, गिरजाघर बड़ा बड़ा होगा, उसमें वो लाइट वाइट ये सब है, अंदर जाइए जा करके, अभी भी पता नहीं क्यों उन्होंने सूली पर लटकाया हुआ है, बहुत दुख होता है। कम से कम अब एक सुंदर सी उनकी, माने ही इज ए ग्रेट बीइंग, सुंदर बना दो। आप क्यों ये बार बार स्मरण करा रहे हो, मतलब देख के चोट पहुंचती है। हम लोग अभी कृष्ण जी लेटे हुए हैं, उनके पाँव में तीर लगा हुआ है, जरा नाम के बहेलिए ने, दैट्स नॉट व्हाट वी विल डू। द हाईएस्ट, द बेस्ट रिसरेक्शन का ही आप दे दो। है स्पेन में एक बहुत सुंदर उन्होंने कैथेड्रल बनाया है, बन रहा है, जिसमें क्राइस्ट का जीवन है, डोर ऑफ ग्लोरी बनना है, ऐसी कोई चीज भारतवर्ष में इस समझ थी। तो हर एक बच्चे को जब वो स्कूल में हमारे ट्रिप्स होते हैं ना, ज्यादातर जगह ट्रिप में बच्चे कहाँ जाते हैं, खुद देखिए ट्रिप में कहाँ जाने चाहिए, कहीं ना कहीं जहाँ उनको अपने राष्ट्र की आत्मा का परिचय मिले। कोणार्क, पता नहीं आप लोग गए, श्री अरविंद ने तो इमोर्टलाइज कर दिया है, उनकी एक कविता है कोणार्क। और जब मैंने देखा, मैंने कहा ये तो पूरा जीवन सृष्टि है इसके अंदर। सन टेम्पल है, केंद्र में सूर्य है, और टेक्नोलॉजी देखिए कि सूर्य की, अब वो अनफॉर्चुनेटली वो मुस्लिम्स का आक्रमण हुआ था, उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कोणार्क की। कोण आर्क, वो अर्क सूर्य, कोण जहां पे सूर्य की किरण जैसे, उस हिसाब से सन डायल वहां पे प्रारंभिक उन्होंने रखा है। सूर्य केंद्र में है, द सुपरामेंटल क्रिएटर, जो सब तरफ देखता है, सबको अपनी ऊर्जा देता है। सन इज द सिंबल ऑफ द क्रिएटर। और फिर आप अगर उसके बाहर के परिसर में देखें तो वो सब है जिसको आप बोलेंगे कि इसका स्पिरिचुअलिटी से क्या लेने देना है लेना देना। हर चीज अपनी ऊर्जा, इंस्पिरेशन वहीं से ड्रॉ कर रही है। तो अद्भुत है वो मंदिर, कोणार्क सन टेम्पल। बाद में उसकी जो हिस्ट्री है वो एक दुखांत। साउथ में चले जाइए, मदुराई का मंदिर, इन चीज़ों से बच्चों का परिचय होना चाहिए। क्यों परिचय नहीं है? मंदिर को जैसी कंस्ट्रक्शन है आप देखिए, सारे मंदिर में आप देखेंगे ये सारे देवी देवता हैं, केंद्र में लास्ट डेटी हैं, हर की एक एक ऊर्जा है, वो आपको दे रहे हैं, देवता है ना। आप हनुमान जी को प्रणाम करके फिर राम जी के पास जाते हो, क्या दिया हनुमान जी ने? बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊं क्लेश का। लेकिन साथ में क्या दिया उन्होंने? सेवा दी, भक्ति दी। अब आप जाइए राम जी के आगे, कितना सुंदर है ये पूरी अप्रोच, इंटीग्रल अप्रोच भारतवर्ष में बंधी हुई है। दुर्गा, बच्चों को कहानी सुनानी चाहिए दुर्गा की, ताकि भावी महिषासुर डरें और भावी देवियां सशक्त हों। ये हमारा विमेन एम्पावरमेंट है। चूंकि हम ये नहीं कर रहे हैं तो अब विमेन एम्पावरमेंट कहां से आ रहा है? नेशनल कमीशन ऑफ विमेन। और वो क्या हम लोगों को बताते हैं? हस्बैंड ने ये बोला, गो टू कोर्ट,
कोर्ट में कोई मैटर सॉल्व हुआ है कभी? गो टू कोर्ट। तो ये सारा एक राष्ट्रीय सोच, मंदिर, आर्किटेक्चर, नेशनल म्यूजिक, संगीत नहीं है बच्चों का परिचय। आई एम सॉरी, दैट्स वाई वो जाके जब बड़े होते हैं तो उनका दोष नहीं है कि वो बहुत हाई वॉल्यूम पे गाने लगा करके वो सुनते हैं, क्योंकि आपने सिखाया नहीं उनको, उनको पहचान ही नहीं है कि एक सुंदर चीज़ क्या होती है। और जब तक उनको एक्सपोजर मिलता है बाई चांस, तब तक उनका टेस्ट करप्ट हो गया है। जब वो जाते हैं और बाद में वो बॉलीवुड और कौन से वुड के, हॉलीवुड के गाने सुनते हैं या वो जिंग बैंग म्यूजिक सुनते हैं, उनको पता ही नहीं है, वो इसको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अगर बचपन से उनके अंदर एक एक प्ले करके, बहुत तरीके हैं इसके, कोई ज़रूरी नहीं कि अलग से उनको सिखाया जाए सितार वादन, आप उनको बस टेस्ट डेवलप कर दीजिए, बीच में वो बजे चलता रहे, बच्चे खेल रहे हैं बाहर और क्लासरूम में एक बजा दिया, आधे घंटे वो चल रहा है, तो उससे क्या होता है कि बच्चे उसको एब्जॉर्व करते हैं और उनके अंदर वो सेंसेस डेवलप होते हैं। जब उनकी ब्रेन में सेल्स बनती हैं जो स्वीकार करती हैं इस म्यूज़िक के प्रति, वो पावलोव की कंडीशनिंग, पर इन ए गुड वे, तो वो इससे अपने आप को एसोशिएट करते हैं। जहाँ भी वो उस म्यूज़िक को सुनेंगे, होता है ना अभी भी, जिन्होंने पुराने समय का जो दूरदर्शन, बड़े इमोशनल हो जाते हैं लोग, होते हैं ना, सुना है वो, जैसे विविध भारती का रंगारंग कार्यक्रम, अब आपने वो सुना और आपको एक कनेक्ट होता है। क्यों कनेक्ट होता है? सिंपली बिकॉज आप बचपन से आपने उसको सुना है। तो अगर आप कोई जिंग बैंग म्यूजिक में भी वो बजने लगे ना, तो लोग अरे अरे देखो क्या बज रहा है। तो अब अगर हम बच्चों को नेशनल म्यूजिक, भारत की देन है, वेस्टर्न म्यूजिक है, उसका अपना एक आनंद है, वो सब सीखें बच्चे, बीथोवेन सीखें, वैगनर सीखें, मोजार्ट सीखें, सब जरूर सीखें, क्लासिकल, लेकिन पहले भारत का भी संगीत का स्वाद चखें। नेशनल म्यूजिक, नेशनल आर्ट, नेशनल लिटरेचर, रामायण, महाभारत, कालिदास की कृतियां नेशनल लिटरेचर हैं। है कोई इनका स्थान? हम कौन सी किताबें पढ़ाते हैं लिटरेचर के नाम पर? आप देख लीजिए, एग्जाम में भी कौन सी आती हैं। तो ये सब कौन करेगा? ये सब स्कूल का बहुत बड़ा काम है। देखें तो पूरा एक एजेंडा है, लेकिन फिर यदि राष्ट्र के लिए जीना है तो ये सब करना है, बात करनी है इसकी, खुद भी अवेकेंड होना है कि भाई रामायण क्या है, महाभारत क्या है। कई बार मैं देखता हूँ हमारे बच्चे वो ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन करते हैं, अब दुख भी होता है। उनको एकलव्य तक की कहानी नहीं मालूम है, वो पेडल्ड हुई है वाया जेएनयू। सुनी ना आपने एकलव्य की कहानी? कौन था एकलव्य? पहले तो हमको पता नहीं था बचपन में कि दलित था, बाद में वो दलित हो गया, वहां से शुरू हुई सारी। देखो अंगूठा ले लिया। अब ठीक है, द्रोणाचार्य कोई बड़े आइडियल व्यक्ति नहीं थे, पहली बात, पर पहले एकलव्य कौन था? वो सिंधु देश का, जहाँ जरासंध, वहाँ उनका जो सेनापति, जो राजा है, उसका बेटा है, राजकुमार है वो, जो किम युंग ऑन की तरह छुप करके वो सीखने आए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो खुद जाएगा तो एनरोल नहीं किया जाएगा। हर एक राज्य ये कहता है भाई देखो आपको हम नहीं देंगे, तब तो इतना ही था ना सीमा, आपको हम सिखा देंगे तो गुरुकुल का आप ही विनाश कर दोगे। तो ये हर एक राज्य करता था, ये कोई नई चीज नहीं थी। वो राजकुमार है, सेनापति का बेटा है, और वो छिप के सीख रहा है। क्यों छिप के सीख? ये नहीं कि बड़ा हम कितने इमोशनल हो के उनकी प्रतिमा लगा करके वो, लेकिन कॉन्शियसनेस देखो, एक कुत्ता भूख रहा है तो इतना बड़ा योद्धा कुत्ते के मुख को तरकश बना देता है तीर से डाल के। इजी अधिकारी टू लर्न। उसको अगर आप आग्नेयास्त्र और ब्रह्मास्त्र, इस हाई टेक्नोलॉजी सिखा दोगे तो क्या होगा? तो ये बहुत आवश्यक है बच्चों को ये जानना इन कथाओं के बारे में, और कैसे हम सोचते थे इन चीज़ों के बारे में, कैसी हमारी सोच थी। इससे हम ज़मीन से जुड़ते हैं, केवल ज़मीन में पैदा होने से नहीं जुड़ते हैं, इस भूमि के अंदर ना जाने कितनी छाप पड़ी है। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि पांडिचेरी में आप आश्रमाइट बन के, मैंने कहा देखो ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड मेरी सोच है नहीं, मैं किसी इंस्टीट्यूशन से नहीं जुड़ा हूँ, टेक्निकली आई एम एन आश्रमाइट। तो मुझे इंस्टीट्यूशन में
ऊपर नीचे होता है, उसको वेव्स आती हैं सब। पर तो आप वहाँ क्यों हैं? भाई वहाँ की भूमि पर माँ श्री अरविंद के चरणों की छाप है। अगर वो अलास्का में जाते तो मैं तो वहाँ चला जाता, मुझे कोई लेना देना नहीं है गुरु से आगे कोई नहीं। और उनके चरणों की छाप है। पहले भी मैं इसीलिए जाता था, अभी में मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ पे माँ ने श्वास ली। जब भी देखता हूँ श्री अरविंद के कमरे की तरफ, अरे यहाँ से उन्होंने कभी देखा था, है छाप है। प्लेग्राउंड की मिट्टी भी फाँक ली थी, माँ इस पर चली हैं। माँ की ग्रेस है कि वो जगह जहाँ मुझे मिली है रहने को, डेजरे, तुम्हें तो पता है, वहाँ माँ आ चुकी हैं 3-4 बार। मुझे यही सोच के बड़ा आनंद होता है, इस भूमि पर उन्होंने चरण रखे हुए हैं। तो ये एक भाव, इस मिट्टी, जब कहते हैं ना जमीन से जुड़ना, जमीन से जुड़ना क्या होता है? केवल पत्थर से जुड़ना? जमीन से जुड़ना मतलब उस जमीन पर जितनी भी छाप है एक, और भारत भूमि पर क्या क्या छाप नहीं है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में किस चीज की छाप है? खून खराबे की। पहले छाप थी रेड इंडियंस की, उसको हटा दिया उन्होंने। रेड इंडियंस वो कहते थे, लेकिन वो लोकल, वो तो इंडिया को खोज रहे थे, मिले नहीं इंडियंस। इंडियंस ने लेकिन अमेरिका ढूंढ लिया पहुंच गए सब। पर आप देखिए वहां किस चीज की छाप है। मैं कई बार कहता हूं आप बाकी चीजें बाद में करना, आपका तो इतिहास प्रारंभ ही राष्ट्र का ऐसे हुआ है। मार डाला आपने नेटिव्स को और आप ज्ञान दे रहे हो। यूरोप वो जो आया था वास्को डी गामा और ये सब, क्या नरसंहार किया है पुर्तगालियों ने। गोवा में आकर के पूजा करते हैं लोग सेंट उसकी जेवियर की, नरसंहार का कारण था। और हम लोग कितने, मानो अब हमारे यहाँ तो कोई बचा ही नहीं था। बात ये नहीं कि कोई बाहर से आया, उसकी सोच एक अलग है, वहाँ कन्वर्शन है, वहाँ एक जीवन है। हमारे यहाँ हम ऐसे नहीं मानते, हम जीवन को एक अनंत धारा में विकास क्रम की दिशा में जा रहा है। देर इज अ डिफरेंस, आई कांट हेल्प इट, देर इज अ डिफरेंस। और ये पता होना चाहिए लोगों को। रीबर्थ क्यों है? विकास में हम विश्वास करते हैं इसलिए रीबर्थ है। एक जीवन काफी नहीं है पूरा विकसित होने के लिए, इसलिए रीबर्थ है। ये बात केवल मान्यता की नहीं है, इसमें विकास जुड़ा हुआ है। हम विकास में विश्वास करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ ऋषि मुनियों की परंपरा है, इसलिए हमारे यहाँ अवतार नया नया रूप धारण, बिकॉज वी बिलीव इन प्रोग्रेस। तो ये सारी चीजें जिसके प्रति हम सबको जागरूक होना चाहिए। अब वो वास्को डी गामा आया था, उसके बाद उसने क्या किया है हम इसकी बात ही नहीं करते हैं। हम इसको, इस पूरे पन्ने को दबा के, राष्ट्र को, वो भी इस भूमि पर अपनी छाप छोड़ के गया। जिन्होंने रेजिस्ट किया उन्होंने भी छाप छोड़ी। इसका क्या रिच इतिहास है भारतवर्ष का। केवल ये नहीं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम थे, ज्योग्राफी, ये बहुत सेकेंडरी चीजें हैं। कैसे कैसे लोग थे। बचपन में जब हम पढ़ते हैं कि एक पूरी आर्मी इन्वेड कर रही है, और ऐसे ऋषि तपस्वी थे जो केवल, लक्ष्मण जी एक रेखा बना के कहते थे ट्राई टू क्रॉस दिस। अब लोग कहेंगे ये विश्वास है, नहीं, आई लेट मी एक्सप्लेन। अब भारतवर्ष में क्या होता था, साथ में ये टेक्नोलॉजी, अभी हम कहते हैं आउटर टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, और आपकी योग साधना आपके अंदर की चीज है। ये हमने डिवाइड कर दिया ना, भगवान को पाना ये आपकी व्यक्तिगत चीज है। सेकुलर राष्ट्र का मतलब यही होता है कि भाई जीवन आप सेकुलर ढंग से, बाकी आपका जो विश्वास है वो आपके अंदर की बात है। विश्वास नहीं है भारतवर्ष केवल विश्वास के आधार पर और धर्म है। भारत क्या करता था, भारत के लिए धर्म जीवन से जुड़ा हुआ था। कैसे जुड़ा हुआ था? आपको विकास होना है, करना है तो धर्म, देयर इज ए प्रोसेस, देयर इज ए लॉ ऑफ ट्रूथ, जिसके अनुसार आप विकसित हो सकते हो, संभावनाएं विकसित हो सकती हैं, ज्ञान की संभावना है। तर्क सब कुछ नहीं है, उसके ऊपर अंतर्भास की संभावना है। आपके अंदर प्रेम की शक्ति विकसित हो सकती है, उस प्रेम की शक्ति से आप कुछ भी कर, कितना कुछ कर सकते हो। ऐसी कहानी है पूरी की प्रेम की शक्ति से। सती, हु इज सती? इट इज द पावर ऑफ लव व्हेन इट जॉइंस विद ट्रूथ। तो देवता लोग भी घबराते हैं, ये सती है इनके पास। सती कोई वो आग में जलने वाली लेडी नहीं है, वो अंदर की आग में जलती है, और वो जौहर है। और सती क्या करती है, अगर वो देवताओं को भी श्राप दे दे तो देवता भी कहते हैं, वो लास्ट टाइम ट्राई किया था उन्होंने, बच्चा बना के अनुसुईया माता ने सुला दिया था, और उनकी सारी दिन देवियाँ आती हैं
कहाँ है कहाँ है, अनुसुईया जी की कहानी है ना। तो कहती है बच्चे 3 अंदर सो रहे हैं, तुम पहचान लो, पिकअप करके ले जाओ। कहानी हम सब ने सुनी है। माँ ने इसका क्या अद्भुत बात कही है इस कहानी के ऊपर। ये कहानी प्लेग्राउंड में फिल्म के रूप में दिखाई गई थी। माँ कह बड़ी खुश हुई, कहती बिल्कुल सही है, मनुष्य के ही अंदर इस तरह का प्रेम करने की शक्ति है कि वो देवताओं को भी परास्त कर दे। उसके प्रेम के सामने देवता, कॉस्मिक एजेंसीज, कॉस्मिक पावर्स वो नत हो जाती हैं। और फिर माता जी कहती जानते हो क्यों? क्योंकि उसके अंदर चैत्य सत्ता है, देवताओं के अंदर नहीं है। चैत्य सत्ता भगवान का अंश है, दिव्य प्रेम का अंश है, और उसके अंदर ऐसी शक्ति है, प्रेम की शक्ति, कि वो चीज़ों को रोक सकती है। निश्चित मृत्यु टल सकती है। मैं आपको अब कोई थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, रियल चीज की बात कर रहा हूँ। आई डोंट माइंड इवन शेयरिंग। जब कविता का हेड इंजरी हुई थी, एकदम बेहोश, और आ गई ऑटो रिक्शा हिट, जो भी, वो एक अलग कहानी है, फिसल गई। एनीवे सीरीज, वो भी माँ की ग्रेस की। वो जनरल हॉस्पिटल ले जा रहा था वो ऑटो रिक्शा वाला, तो उसको पता नहीं क्यों लगा ये आश्रम से कनेक्टेड है, नर्सिंग होम ले आया। और नर्सिंग होम में बाहर में जो व्यक्ति खड़ा है, जो द्वारपाल, उसने कहा नहीं नहीं, हम लोग खाली आश्रमाइट को देखते हैं। उसको ने वो नहीं पहचाना उसने, क्योंकि साड़ी में थी। तो उसने कहा टेक हर टू जीएच, और वो जीएच ले जाता। इतने में एक आश्रम की महिला उस द्वार से बाहर निकल रही, कहती अरे कविता, और मैं वहाँ पर हूँ, और चिल्लाती हूँ, कहती है आलोक भाई। तो दिस व्हाट हैपेंड, माँ की ग्रेस। पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि जब वो लग रहा है कि अब बस शी इज़ गोइंग टू गो अवे, और सारे डॉक्टर मित्र आश्रम के, उन्हें कहा आलोक भाई आप केवल बैठ जाइए। तो आई वॉज जस्ट प्रेइंग। तो मेरे प्रेयर में एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना हुई उस समय। आई वॉज प्रेइंग टू मदर दैट शी हैज टू बी सेव्ड। तो अंदर में जो अंतर्भास कह लीजिए माता जी की वाणी, मदर सेज व्हाट इफ हर टाइम हैज कम। तो मैंने कहा मदर टाइम इज नथिंग बिफोर यू। व्हाट इफ हर सोल हैज चोजन। तो मैंने कहा मदर देयर इज नथिंग ग्रेटर देन योर चॉइस। और उसी समय मुझे यह आश्वासन हुआ कि शी विल बी सेव्ड। उसके बाद जितने भी सीटी स्कैन सब होते हैं, कहते हैं ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज एकदम रक्त का प्रभाव फट रहा है और एक जगह आके रुक गया। देयर वर 8 ब्लीडिंग पॉइंट्स ब्रेन के अंदर जो बिल्कुल रुक गए क्रिटिकल पॉइंट पर। लिटरली न्यूरोसर्जन कह रहे थे कि एकदम क्रिटिकल पॉइंट पर रुक गया। तो ये चीजें केवल कहानियां नहीं है, लेकिन आपको वो भाव में प्रवेश करना है। चैत्य के अंदर ये पावर होती है, डायरेक्ट कनेक्शन बनाता है वो भगवान से। बच्चों को चैत्य की शिक्षा क्यों नहीं देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं कि अंदर में आत्मा होती है, आत्मा परमात्मा से, वो थोड़ी देर बाद आत्मा से उसको वो राम से ब्रदर की पिक्चर याद आती है, बंद दरवाजा, कुछ ऐसे कुछ कुछ पिक्चर है, होता आत्मा, बस वो आत्मा आ गई। और हम लोग यही बातें करते हैं, भटकती आत्मा। हम लोग भूल गए आत्मा क्या होती है। तो द सोल इन मैन, श्री अरविंद क्या लिखते हैं, द सोल इन मैन इज ग्रेटर देन हिज फेट। उन्होंने केवल एक इमोशनल बात नहीं लिखी है। द सोल इन मैन इज ग्रेटर देन हिज फेट। फ्रीडम वॉक्स विद एवरी फेस ऑफ फेट। और सावित्री क्या है? फेट पर विजय की कहानी है। और विधाता विधान पर विजय का मतलब यह है कि कितनी सारी शक्तियां फेट का जो नेट है ना उसको बनाने में लगती हैं, उन सब शक्तियों पर आपका आधिपत्य है। तो इस प्रकार की वो तेजस्वी संतानें हमारी एजुकेशन क्रिएट करती थी। तभी तो ये जब परीक्षित ऋषि डाल देते हैं, परीक्षित ऋषि के, सांडिल्य ऋषि के उसमें डाल देते हैं मरा हुआ सांप, बेटा देखता है। अब बेटा कहता है कि तुमने ऐसे मेरे पापा का निरादर किया, यही सांप 7 दिन बाद तुमको डसेगा। उसके पिताजी बाद में समझाते हैं, वो तो वाइज है, तूने ये राजा है, अच्छे राजा हैं, तूने ऐसा उनको क्यों श्राप दे दिया? पापा आई डेंट लाइक इट। अब वो बच्चे का श्राप फलित होता है। कैन यू इमेजिन ए होल किंग विद हिज मिनिस्टर्स कैनॉट स्टॉप इट। ये और बात है कि वहीं से भागवत कथा जो मॉडर्न वर्जन, वहां से
बोलते हैं मृत्यु से कैसे फिर मैं, वो कहते हैं राजन मृत्यु से आप विजय नहीं पा सकते हो, इट्स टू लेट, लेकिन आप मृत्यु के भय से विजय पा सकते हो. सो लुक एट दैट स्टोरी. ऐसे बच्चे होते थे, नचिकेता ऐसे बच्चे होते थे. यम के दरवाजे पर जाके कहते हैं मुझे श्रेयस चाहिए, प्रेयस नहीं चाहिए. ये कौन से बच्चे थे? सत्यकाम जाबाली. तो ये बच्चे एजुकेशन, अक्सर लोग बोलता है, अभी कुछ दिन पहले सुन रहा था मैं, हम लोग भी वो कहना चाह रहे थे कि पहले की भी एजुकेशन अच्छी थी, ऐसा नहीं है कोई सब चीज़ नहीं. तो कह रहे थे कि हम लोग भी उसी शिक्षा के प्रोडक्ट हैं. मुझे तो हंसी आ रही थी, देखा कैसे प्रोडक्ट हैं, बड़े गर्व के साथ. अरे आप कलेक्टर हो गए, ये हो गए, तो आप प्रोडक्ट बड़ा अच्छा हो गए. वो दिख रहा है आंख की दृष्टि से कि आपके हृदय के अंदर कितना कलुष भरा हुआ है. आप क्या प्रोडक्ट हो गए? क्या सक्सेस ही यही तो आप भूल कर रहे हो कि मटेरियल सक्सेस, स्पिरिचुअल रिक्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड. और ये जो जितने भी क्रिएटर्स थे, ऋषि क्रिएटर्स थे, वेपनरी उनको आती थी. अगस्त ऋषि, विश्वामित्र, ये वेपन्स का ज्ञान देते थे. 64 प्रकार की विद्याएं थीं, और वो सब के अब ऋषि देते थे गुरुकुल के अंदर. दे वर ऑल सीयर्स, सब योगी थे, सब इस प्रकार का जीवन जीते थे. तो ये बच्चे तेजस्वी बने, और बचपन से ही वो इस तरह से सीखें. और गुरुकुल का वातावरण का एक मीनिंग था, ऐसा नहीं है. वो पिक्चरों में जो डिस्टॉर्ट हुआ है, प्लीज डोंट हैव दैट आइडिया ऑफ गुरुकुल. मोहब्बतें वाला गुरुकुल नहीं है, कभी गुरुकुल ऐसा नहीं था. बहुत करुणा होती थी ऋषियों के अंदर. ये हमने बना दिया, वो डंडा लेके बैठे हुए हैं, गुनाह है. दिस इज ए डिस्टॉर्शन ऑफ ए ग्रेट ट्रूथ. ऐसी पिक्चरें तो नहीं देखनी चाहिए हमको, क्योंकि वो रियल चीज़ नहीं है. गुरुकुल, जब आप कहानियाँ पढ़ो गुरुओं की, कैसे वो डील करते थे अपने डिसाइपल के साथ, सिखाते भी थे. लेकिन गुरुकुल क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि बाहर समाज में जो वातावरण है उसमें ये बच्चे घर जाके बिगड़ जाएंगे. माता जी ने इसलिए जो आश्रम है गुरुकुल है. क्यों? अब चारों तरफ इस तरह का एक एटमॉस्फियर है. बच्चे की बेस्ट पॉसिबल संभावना उस बच्चे की खुलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है. और अदरवाइज आपने सीखा 6 घंटे एग्ज़ाम देना है, घर में चले आए, और वो चीज़ फिर वही वही वातावरण, वही समाज, वही मिलना जुलना, पार्टी हो हल्ला. तो गुरुकुल का प्रयोजन क्या था? गुरुकुल सिस्टम आना चाहिए, लेकिन उस फॉर्म में नहीं, एक नए रूप में. जब आश्रम देखने आए थे वो क्या नाम था उनका, वेद अलंकार जी, जिन्होंने वेद मूर्ति, उन्होंने चारों वेदों का ट्रांसलेट किया 100 ईयर्स के ऊपर. वे सात वालेकर, थैंक यू, सात वालेकर जी. तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा मुझे इतना हर्ष हुआ कि वह जो वेदों में किया गया था वैदिक युग में, वो यहाँ पर हो रहा है. और अब इसको देखने के बाद मैं पूरा सुनिश्चित हो गया हूँ कि यहाँ पे वेदों की शिक्षा दी जा रही है. अब वेदों की शिक्षा कैसे दी जा रही है? इस प्रकार दी जा रही है. ऊर्जा को हम कैसे कंजर्व करें, कैसे उसका उपयोग करें. उसके बाद में एक व्यक्ति की फ्रीडम है, वो एक अलग बात है, पर हम प्रयास तो करें. उसमें जरूर है कि निश्चित रूप से 10 लोगों को आप देंगे, 4 ग्रहण करेंगे, दैट्स ओके. लेकिन वो 4 को भी तो हम ना लूज करें ना, जो एक नॉर्मल रट एजुकेशन का देखे. तो ये सारे केवल ये सत्र, अब मैं नहीं चाह के भी शिक्षा के ऊपर इवोल्यूशन, कैसे हमारे अंदर फैकल्टीज डेवलप हों, कंसंट्रेशन कैसे किया जाए, यही नहीं मालूम बच्चों को. कोई क्लास ही नहीं कंसंट्रेशन की. संगीत, आर्किटेक्चर, म्यूजिक. अच्छा, इसमें आप देखिए, लोग कहते हैं चरित्र निर्माण. हम तरीका क्या अपनाते हैं चरित्र निर्माण का? ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करो, वैसा करो. सबसे बोरिंग किताब दुनिया की मॉरल साइंस किताब होती थी. खासकर जब आप देख रहे हो कि ये जो हमें सिखा रहा है ना, ये हमसे भी क्या गुजरा है. आप कैसे देंगे मॉरल एजुकेशन? 2 माध्यम है. एक वो कहानियों के माध्यम से, जिसपे आप कहानियों के माध्यम से देंगे, जिसमें आप देखते हैं कि
लोग वो प्रेरणादायक कहानियाँ जिससे अपने आप हमारे अंदर वो वैल्यूज आती हैं. आई नो दैट कि मेरा बचपन में, वो क्या एज रही होगी पता नहीं, 13-14 ऐसे हो रही होगी, महाभारत मेरे हाथ लग गई. खूब पढ़ता था किताबें महाभारत. तो मैं फिर मैंने कहा ये तो पढ़ रुक नहीं सकते आप, बहुत मुश्किल है उसको रुकना. 18 वॉल्यूम वाली नहीं, पर एक कंसाइज. पढ़ता गया धत्ती की तरह जैसे ना, पढ़ता गया. अब उसके बाद अर्जुन को छोड़ के कोई दूसरा आइडियल ही नहीं आ सकता. आप कोई हीरो दिखा दो, अब हीरो तो अर्जुन जैसा हो, हीरोइन हो तो द्रौपदी जैसी हो. अपने आप उसको देखते हो तो आ जाता है, आपके अंदर आ जाता है. ये एक तरीका है. थ्रू स्टोरीज, स्टोरी टेलिंग की क्लास होनी चाहिए जिसमें हम अच्छी अच्छी सुंदर कहानियां बच्चों को अवगत कराएं. और भी अधिक एक एस्पेक्ट शिक्षा का जो पूरा मिसिंग है, जिसको माता जी कहती हैं वाइटल एजुकेशन, प्राण की शिक्षा, भावों की शिक्षा. उसके लिए क्या तरीका है? श्री अरविंद ने एक बहुत सुंदर बात कही है. बिटवीन देम आर्ट, म्यूजिक एंड पोइट्री आर ए पोइट्री, art and music are a perfect education for the soul. Poetry uplifts. कभी जब कविता के उसमें जाता है तो प्रारंभ कहीं से करे, वो धीरे 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 वो शेर में कहते हैं ना, यूज पोइट्री एज ए मीन्स ऑफ एसेंशन. पोइट्री, कविता, पोइट्री अपलिफ्ट्स द कॉन्शियसनेस. आर्ट रिफाइंस इट एंड म्यूजिक डीपेंस इट. संगीत के माध्यम से चेतना गहराई की तरफ जाती है, कला के माध्यम से चेतना रिफाइन होती है. क्योंकि आप कोई पेंटिंग बना रहे हैं, उसके पीछे अल्टीमेट नॉट वो आर्ट जो आजकल आर्ट के, वो भी सब चीज़ें स्पॉइल्ड हो गई हैं. रियलिज्म, एक आधा हाथ है, वहाँ घोड़े का सिर है. मॉडर्न आर्ट, कोई प्रपोजल नहीं, कुछ नहीं, आपने उसको मॉडर्न आर्ट के नाम से. ये देखिए ये जाल, उसके पीछे क्या है? आर्ट जैसी चीज जो चेतना को रिफाइन करती है, आपने उसको कितना विकृत बना दिया है. दैट्स व्हाई थैंक्स. अब रितम जी के उनके ये चित्र देखा आपने, या और भी हैं, कितना आनंद आता है. आर्ट क्या करती है? आपके अंदर सौंदर्य बोध, और सौंदर्य बोध के साथ आनंद रस का संचार करती है. क्योर है ये अवसाद का, क्योर है, इट इज थेरेपेटिक. क्योंकि सौंदर्य और आनंद का जो रस है वही तो आपको अवसाद से क्योर करता है. और सौंदर्य बोध आ जाएगा तो आप घर में बाहर सब जगह. रतलाम का तो मैंने कई बार लोगों को उदाहरण दिया है. इस बार वो बोर्ड नहीं देख रहा था मैं, पर मैं आश्रम में लोगों को बताया कि ये मत करो, वो मत करो. कितनी सुंदर चीज़ थी. कृपया पुष्पों को दिव्य की स्तुति करने दें. ये भी आर्ट है. आर्ट केवल वो नहीं है कि आपने वही चीज कही, लेकिन सुंदर ढंग से कही. अब मैं अपने आर्टिस्ट को कैसे सेटिस्फाई करता हूँ? पहले ट्राई किया पेंटिंग, समय नहीं मिला तो पेंटिंग नहीं कर सका. म्यूजिक प्रीलिमिनरी, उसके बाद समय नहीं मिला तो अब कैसे करता हूँ? प्रिस्क्रिप्शन लिखना होता है. कहता नाउ आई हैव माई चांस. तो नाम, दवाई, सारा सिग्नेचर में कहता हूँ अभी मेरी आर्टिस्टिक इम्पल्सेस पूरी उस छोटे से प्रिस्क्रिप्शन में उड़े. होनी चाहिए आपके अंदर एक कला का बोध, सौंदर्य का बोध. ये नहीं हैंडराइटिंग खराब है तो ये, दैट्स ए रॉन्ग वे टू टीच. सौंदर्य बोध. तो ये सारी चीजें हमारे एजुकेशन में जुड़नी चाहिए. विज्ञान, खोज, ज्ञान. जब तक आप अंतिम सत्य को नहीं प्राप्त करते, डोंट स्टॉप. जब बच्चे ऐसे निकलेंगे, उनकी क्रिएटिविटी देखिए कैसी होगी. हम कहते हैं ना बाहर पहले हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी थी, पुष्पक विमान इसकी, वो टेक्नोलॉजी कहाँ से आई थी? जब हम इवॉल्व होंगे तो टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी. अब देखिए डिफरेंस. बाहर की टेक्नोलॉजी जिसमें आप ह्यूमन इवोल्यूशन की बात नहीं है, वो क्या क्रिएट करती है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अब लोग घबरा रहे हैं कि कल को ये ऐसे कासिमोव की बात सच ना हो जाए, मशीन टेकिंग ओवर द वर्ल्ड. और भारत किस चीज में विश्वास करता था? नॉट एआई बट SI एंड DI, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस एंड डिवाइन इंटेलिजेंस. जब आपकी डिवाइन इंटेलिजेंस अवेकन होगी
तो टेक्नोलॉजी अपने आप अंदर से प्रकट होगी, उस ज्ञान से प्रकट होगी। आश्रम में और ये ऋषियों ने ही बनाए थे ना, ना केवल ब्रह्मास्त्र दिए थे, सब तपस्या करके परशुराम जी के पास जाके आप मंत्रविद्ध बाण, मंत्र चालित विमान, दैट वाज द टेक्नोलॉजी। क्यों अब लोग कहेंगे मंत्र से बिल्कुल, क्योंकि मंत्र के अंदर साउंड की शक्ति है, बीज शक्ति, साउंड द्वारा आप उपचार कर सकते हो, लेकिन आना चाहिए रिदमिक साउंड एज व्हेन द मंत्र सिंग्स इन योगाज हियर। हम अब मंत्र मतलब ऐसे कैसे भी पढ़ दो, कुछ कर लो तो मंत्र हो गया, हमने हर चीज़ को लेकिन उसके अंदर जो साउंड की पास, साउंड क्या करती है, क्रिएट भी करती है और डिस्ट्रॉय भी करती है, क्योंकि ओरिजिन नाद है। तो मंत्र की शक्ति आपके शरीर के सिस्टम को रीअलाइन कर सकती है। बीमारी क्या है, डिसऑर्डर है, रिदम बिगड़ गई। रिदम किसने बिगाड़ी, रात को जग के, दिन को सो के, जो भी कारण, रिदम को आपको रीसेट करना है। तो संगीत, मंत्र, इससे बेटर क्या चीज़ है जो रिदम को रीसेट कर दे आपकी। तो ये सारी चीज़ें एक विज्ञान है अपने आप में। तो उन ऋषियों ने अपने अंदर पहले विकास किया और फिर उन्होंने बाहर की टेक्नोलॉजी प्रकट की। अगर, और माँ की कहानी बता रहा था, इसके साथ बस 2-4 मिनट और। माँ पवित्रदा ने माँ के पास जाके कहते हैं, और ये सब सीक्रेट आपको, माँ का एक प्ले है द सीक्रेट, उसमें मिलेगा कि हर व्यक्ति अपनी सीमा पर पहुंच के रुक जाता है। तो पवित्रदा माँ के पास जाके बताते हैं, मैथमेटिशियन थे, फिजिसिस्ट थे, केमिस्ट थे। मदर, आई हैव डिस्कवर्ड द फॉर्मूला ऑफ एटमिक रिएक्शन ऑन ए स्मॉल टिप। मतलब लिटरली आप एक तीर की नोक पे एटमिक रिएक्शन कैसे आप ट्रिगर कर सकते हो, उनको आ गया। योगी थे तो अंतर्दर्शी, जैसे रामानुजम थे, उनको फॉर्मूलाज आते, द मैन हु सॉ इन्फिनिटी। तो ये संभव है, ये मॉडर्न लाइफ में भी एग्जाम्पल है। जगदीश चंद्र बोस का एग्जाम्पल है। तो वो आ गया, और जब उनको आता है ये, माता जी को बताते हैं, तो माता जी उनको ये कहती हैं, माता जी कहती हैं, यू नो इट, आई नो इट, एंड दैट शुड बी द एंड ऑफ इट। आ गया था फॉर्मूला उनको, जो रामानुजम के जीवन में एक ऑटोमेटिकली हुआ, जिससे लोग आश्चर्य में पड़ते थे। अभी हाल में एक पिक्चर भी आई थी इनकी, देखी होगी आपने, रॉकेटरी पिक्चर देखी है। वो पूजा पाठ करते हैं, हालांकि उसको वो कहता नहीं है इस तरह से आती है, लेकिन उसको विजर्ड है वो, कैसे उसके अंदर ये चीज़ें अंदर में जागृत हो रही थी, कैसे उसके अंदर ये फॉर्मूलाज आ रहे थे, कैसे उसके अंदर एक नई समझ जागृत हो रही थी। तो वो जो चीज़ है, ये हम सबको, जब आप अंदर विकसित होंगे तो इतनी सारी शक्तियां हैं, ऊर्जाएं हैं, जिनको ऑटोमेटिकली हीलिंग के क्षेत्र में यू विल डिस्कवर न्यू वेज ऑफ हीलिंग। हर क्षेत्र में विज्ञान भी अंदर से बाहर की ओर, बाहर से अंदर की ओर नहीं। तो ये पूरा एक विशाल क्षेत्र है, बहुत काम है इस क्षेत्र में। लेकिन इसमें जो अगर काम होता है शिक्षा के क्षेत्र में, तो स्थायी काम होगा। श्री अरविंद ये मानते थे कि एक एजुकेशन के माध्यम से सबसे अधिक हम राष्ट्र को और व्यक्ति को तैयार कर सकते हैं। माता जी ने ये जब सेंटर ऑफ एजुकेशन प्रारंभ हुआ था, तो ये चीज़ कही थी, विच ही कंसिडर्ड एज द बेस्ट मीन्स ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। और अगर शिक्षा पॉलिसी अपनी जगह वो बनने दीजिए, पर जो लोग खासकर अवेकेंड हैं इस तरफ, और ये एजुकेशन केवल स्कूल नहीं, आजकल यूनिवर्सल एजुकेशन की बात है, जिससे मिलें, आपस में बात होती है, घर गृहस्थी है, सब जगह एक दूसरे को, लेट अस एजुकेट इन द ट्रू वे, एंड फॉर दैट लेट अस बी एजुकेटेड फर्स्ट। एजुकेशन का अर्थ है हमारे अंदर जो उच्चतम है उसको प्रकट करना, और उसको एक उच्चतम की सेवा में प्रस्तुत करना। उच्चतम मनुष्य नहीं है, बहुत कुछ है, उसको प्रकट करना, और अहंकार और कामनाओं की सेवा पर नहीं, उच्चतम की सेवा में प्रकट करना।
ये हमारी राष्ट्रीय शिक्षा और राष्ट्रवाद पर आधारित शिक्षा के केवल कुछ अंश हैं। ये पूरा अपने आप में एक सेमिनार का विषय है। सेमिनार नहीं कहूँगा, एक रिफ्लेक्शन का, पढ़ने का। प्लीज़ रीड। माँ श्री अरविंदो ने जो कुछ इसके बारे में कहा है और क्रिएटिवली कैसे उसको अप्लाई किया जाए। पढ़ना काफ़ी नहीं है, पर कैसे हम अप्लाई करें घर घर में, जीवन में, दैट इज़ ए बिग टास्क। हम सबका होमवर्क, शिक्षकों का होमवर्क। थैंक यू।